मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रमेश चेन्निथाला जी, नाना पटोले जी, थोराट जी, विजय वडेट्टीवार जी, रेवंत रेड्डी जी, सुखविंदर सुक्खू जी, सतेज बंटी पाटिल जी, स्टेज पे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के युवा प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अंबेडकर जी की कर्मभूमि में आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और आज हम नागपुर में आपसे बात करने, आपसे मिलने आए हैं। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था। छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी। तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता।
मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में। मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है, कोई सुनता नहीं। ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे, ऊपर से ऑर्डर आता है, उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था, एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? जीएसटी जो आपने लगाया तो उसमें किसानों का क्या हिस्सा रहेगा? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है, सही है ना? हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया, और मैं उनकी सुनता हूं।
उनकी जो आवाज है उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। यह भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आजादी से पहले अगर आप इस देश में आते 500-600 राजा थे, अंग्रेज थे, राजाओं का गन सलूट होता था, किसी को 19 तोपों का सलूट होता था, किसी को 21 तोपों का सलूट होता था, मगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। गरीब व्यक्ति की जमीन अगर राजा को अच्छी लगी, 1 सेकंड में उसको ले जा सकता था। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। तो सारे के सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। और राजा जो भी करना चाहता था करता था, उसके लिए कोई कानून नहीं थे। यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया और यह हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो। हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। यह कांग्रेस पार्टी ने किया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, अंबेडकर ने सालों संघर्ष किया। यह कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने, सबने मिलकर दिया है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे,
वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। लोग भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और राजा महाराजाओं के भी खिलाफ थी। यह सच्चाई है। पार्टनरशिप थी। राजाओं महाराजाओं की, अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। अगर आप यहां 60-70 उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे। महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे। दलितों को छुआ नहीं जाता था। यह आरएसएस की विचारधारा है। यह हमने बदला है और एक बार फिर यह हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए। सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए। कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में।
सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है। तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं। देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की। हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की। हरी क्रांति देश के किसानों ने की। किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया। कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। और हिंदुस्तान के युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है। आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यह सच्चाई है। भाइयों और बहनों सुनिए, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 1,50,000 युवा। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 1,50,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में, एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी। रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है।
इतनी भी इज्जत नहीं रखी। उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया। बाहर उठा के फेंक दिया। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। इससे देश का फायदा नहीं होने वाला। और पूरा का पूरा फायदा, देश का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, बीजेपी के लोगों से पूछा, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस के अफसर हैं, पूरे बजट को बांटते हैं। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। बीजेपी के लोग चुप हो गए। ओबीसी की कम से कम 50% आबादी है, दलितों की 15% आबादी है, आदिवासियों की तकरीबन 12% आबादी है। नब्बे अफसर में से 3 ओबीसी हैं। कैसी ओबीसी सरकार चल रही है? उनको कोने में बैठा देते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा देते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, 100-200 सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो इनमें कौन सा ओबीसी है, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है। स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में दिखा दो। आबादी आपकी 50%, दलितों की 15%, आदिवासियों की 12%। और भागीदारी आपकी कहीं भी नहीं। टॉप कंपनीज का नाम निकालो और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में ओबीसी कहां बैठा हुआ है, दलित कहां बैठा है, आदिवासी कहां बैठा है। और ये सिर्फ मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं, हर फील्ड में यह हालत है। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए? तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे। और देखिए, जो मैंने शुरुआत में कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। करोड़ों लोगों को
बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया है। जो काम हमने भोजन के अधिकार से, मनरेगा की मदद से किया, वो सब खत्म कर दिया इन लोगों ने। और हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, मीडिया वालों का, सेलफोन वालों का, सपने का, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान के युवा सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान की जनता की आवाज को सुनना होगा, नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले, 4000 किलोमीटर चले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा समझना चाहते हो, इस लाइन से आप समझ जाओगे। सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। अगर आपके दिल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए मोहब्बत है, अगर आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो, तो आप कांग्रेसी हो। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आखिरी बात बोलना चाहता हूं। देखिए, ये जो पार्टी है, और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से खासतौर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप स्पेशल हो। मैं महाराष्ट्र में चला, मैं जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, जैसे ही मैं महाराष्ट्र के अंदर आया, मैंने सोचा कि देखो, ये कांग्रेस की जमीन है, ये कांग्रेसियों की जमीन है। इस जमीन में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझ आ जाती है। और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहां नागपुर में आए हैं आपसे बात करने। तो आप बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना। आप नहीं डरते हो, आप बब्बर शेर हो, और आपकी विचारधारा की लड़ाई है, आपके दिल की लड़ाई है। और आप और हम मिलकर, आप और हम मिलकर महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अरे तिकडला माईक चालू करा. हॅलो, मी आता विनंती करतो काँग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना की त्यांनी यावं आणि आपले विचार आपल्या समोर मांडावे. इस मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता, हमारे चाहते श्री राहुल गांधी जी,
ट्रेजरर अजय माखन जी, केसी वेणुगोपाल जी, सुखविंदर सिंह जी सुक्कू, रेवंत रेड्डी जी, रमेश चेनिताला जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, विजय वड़वट्टीवार जी और बंटी पाटिल जी और सारे इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, कांग्रेस के नेता और यहां पधारे हुए मेरे भाई और बहन और मीडिया के मेरे दोस्तों, अब मैं ज्यादा बोलने नहीं जाता क्योंकि जो कहना था वो राहुल गांधी जी ने पूरी बात आपके सामने रखी और मैं